ऑल राइट एवरीवन, हेडिंग डालिए आप लोग, हाइड्रोकार्बन। राइट, देखो पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उनके बारे में डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर। राइट, क्योंकि ये ऑफिशियली आप कह सकते हो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर एज अ होल है, तो इससे पहले थोड़ा सा कुछ टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पुराने टाइम से सेग्रीगेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। राइट, हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर, या यूं कह लो कि जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दिस वे और दैट वे, उनसे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में बात है इसके अंदर। ठीक है, तो जो पहला ऑफिशियली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब, आप उनका नाम जानते हो, क्या था? यूरिया। व्हाट वाज द कंपाउंड फ्रॉम व्हिच इट वाज सिंथेसाइज्ड? अमोनियम। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, NH4, बोलो, CNO। चेक करना एक बार आप लोग। यस, अमोनियम साइनेट, CNO। और इसको गर्म करने से क्या कंपाउंड बनता है? NH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय वूलर। स्पेलिंग क्या है भाई वूलर की? WOHLER। 1828। अब आप देखो कितना पहले से ये सेग्रीगेटेड है। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड सिंथेसाइज था वो था एसिटिक एसिड, ओके, बाय कोल्ब्स। उसके बाद थर्ड कंपाउंड जो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है दैट वाज मीथेन, एंड उनमें भी साइंटिस्ट का नाम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आप चेक करोगे तो पता चलेगा, बर्थेलॉट। ओके, उन्होंने 1856 में मीथेन के बारे में बताया था। ये तो है देखो कुछ स्टोरीज जिनमें हम पहले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं जनरल हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन एंड साइक्लिक। ओपन चेन एंड साइक्लिक। एंड ओपन चेन में अगेन ये क्लासिफिकेशन हमने पहले भी कर रखा है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? अल्केन। एंड अल्केन, एंड उसके बाद आप जानते हो इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, मतलब यहां से सैचुरेटेड फॉर्म, सैचुरेटेड के अंदर क्या आएगा? अल्केन। एंड अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स हो। अनसैचुरेटेड के अंदर कुछ कॉमन चीज क्या है? एल्कीन, एल्काइन, डाइईन, पॉलीईन, and dot you can design so many compounds. Coming to the general formula everyone, alkane का formula क्या होता है? CnH2n plus 2। अल्कीन का क्या है? CnH2n। अल्काइन CnH2n minus 2। ध्यान रखना, डाइईन एंड अल्काइन दोनों के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, तो इसलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n minus 2, है ना। अब इस डाइईन को भी ओपन करोगे तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरी मिलेगी, एक आइसोलेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन एंड क्यूमुलेटेड डाइईन। अब ये तीनों, अब आप क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत कुछ पढ़ चुके हो तो इसलिए आप इनको भी समझ सकते हो। आइसोलेटेड का मतलब ऐसा डबल बॉन्ड हो जो कि रेजोनेंस के थ्रू दूसरे साइड से, या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड का मतलब अगर पूछा जाए तो मतलब यार ऐसा डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस शो करे, जो कॉन्जुगेशन शो करे, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है। एंड थर्ड इज क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डाइईन।
इसका मतलब लगातार डबल बॉन्ड हो जाए, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सबसे छोटा जो मेंबर है उसका नाम है एलीन, स्मॉलेस्ट मेंबर इज एलीन, एंड ऐसे करके वो बढ़ता जाता है। तो ये जस्ट एक पिक्चराइजेशन है। एंड साइक्लिक में भी अगेन अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो आएगा कौन सा पार्ट बेटा, नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक, और ये सारी कैटेगरीज हम पहले ही कर चुके हैं, बस मैं आपको पिक्चराइज करा रहा हूं। हम लोग शुरू कहां से करेंगे, इस जगह से, अल्केन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रफ वापस से एक तरह से मैंने रिवाइज ही करा दिया आपको, आपने पहले भी नोट किया, नहीं किया है तो अभी आप इसको कर लो, और फिर हेडिंग डालो आप लोग, किसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अल्केन। नोटेड एवरीवन? चलो हेडिंग डालो अल्केन के बारे में। बताओ इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, मीथेन। कॉमन नेम बताओ उसका क्या होता है, मार्श गैस, CH4, द स्मॉलेस्ट मेंबर इज CH। नेक्स्ट मेंबर कौन सा बेटा, CH3, CH3 या फिर क्या हो गया C2। अच्छा जी, इसके बाद अगला
CH3 CH2 CH3, यहां तक कोई आइसोमर नहीं है ना। C3H8, यहां तक कोई और आइसोमर है ही नहीं, ये सुनो। अच्छा देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के टर्म में देखा जाए तो दे आर डिफरिंग बाई CH2 एंड ये। तो देखो एक ही फैमिली मेंबर जो CH2 यूनिट से डिफर करे उसको क्या बोलते हैं, होमोलॉग। क्या बोलते हैं, होमोलॉग। जैसे ये दोनों होमोलॉग है, ये दोनों होमोलॉग है, एंड ये पूरी सीरीज अगला ऐसे C4H10 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा होमोलॉगस सीरीज, homologous series of the same family differing by CH2 यूनिट, एक एक CH2 का डिफरेंस आता जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए इससे पहले कि मैं इसके केमिकल रिएक्शन एस्पेक्ट को कवर करूं, मैं जानना चाहता हूं आपके दिमाग में कितना अच्छे से आइसोमेरिज्म टॉपिक इससे रिलेटेड गया हुआ है। लिखो और जल्दी आंसर करना, ठीक है। लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल विद द फॉर्मूला, थोड़ा जल्दी करेंगे, C4H10 एंड उसको ड्रॉ करना है, ठीक है आपको, C5H12 C6H14, quickly draw these three. Done? चलिए C4H10 में कितने बेटा, 2 है। कौन कौन से बेटा, एक है हमारा सीधा सीधा चेन और एक कौन सा है, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। 512 के बारे में कितना आंसर है आपको, 3 दिख रहा है क्या आपको, वेरी गुड। एन पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन एंड फिर नियोपेंटेन, वेरी नाइस, ये कॉमन नेम है, तो इसके 3 आ गए। अच्छा क्या आपको IUPAC आता है लिखने, इसका नाम क्या है, पेंटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या 2,2 लिखना जरूरी है, क्या मैं सीधा डाई मिथाइल प्रोपेन बोलूंगा तो कोई और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही मैंने आपको सिखाया था नॉमेनक्लेचर के टाइम पे, अगर किसी के पोजीशन आइसोमर ना बना सको तो पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज ओके, बट अगर आप सिंपली डाई मिथाइल प्रोपेन बोलोगे तो एब्सोल्युटली करेक्ट है।
614 वाला कितने लोगों ने कर लिया? 5 बन रहे हैं, आओ चेक कर लेता हूं मैं। तो 6 का एक सीधा चेन बन जाएगा बेटा, 3 and 3 6। फिर कितना, एक 5 बना लेते हैं और यहां ब्रांचिंग। और कितने लोग कह रहे हैं कि सर वो जो ब्रांच आपने बनाया उसको इधर उधर खिसका के देख लो पोजिशन आइसोमर। तो 2 ये बन गए, एक ये था। अब कितने लोग कह रहे हैं 4 कर लेते हैं चेन में। कितने कार्बन बच गए? 2। वो 2 कार्बन को इकट्ठे लगा नहीं सकता, क्योंकि इकट्ठे लगाऊंगा तो वो कहीं पे भी बड़ी चेन का पार्ट हो जाएगा। तो मुझे अलग अलग लगाना पड़ेगा। अलग अलग में भी सेम पोजीशन पे लगा सकता हूँ, 2 कार्बन को लगा सकता हूँ ना। अब यहां रखना और यहां रखना एक ही बात है। अगला क्या बन सकता है बेटा? हाँ, अगल बगल, बस यही है ना। क्या 3 कार्बन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो कितने आंसर आ गए? 1 2 3 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को? तो ये अल्केन के आइसोमर से रिलेटेड पार्ट है। आओ देखते हैं इनकी कुछ प्रिपरेशन मेथड्स। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कुछ सिलेक्टिव मेथड्स हैं। वैसे आप जब +2 के और टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारे और भी मेथड दिमाग में आ जाएगा। अभी हम स्ट्रिक्टली स्टिक करेंगे एनसीईआरटी के करिकुलम पे, है ना। क्योंकि प्रिपरेशन आइडियली पढ़ाने वाला पार्ट नहीं होता है। वो तो आप रिएक्शन किसी न किसी का पढ़ते जाओगे तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अल्केन बनाना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कहां से बनाए। अलग कोई स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हमें लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। क्या रॉ मटेरियल लें? तो क्या अल्कीन से अल्केन बनाया जा सकता है? आंसर इज यस। कैसे? उसका पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ दो। इस प्रोसेस को जिसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या? हेडिंग डालो, हाइड्रोजिनेशन। पहला मेथड लिखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब मैंने आपको जीओसी में थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बताओ? कि हाइड्रोजन का जो एडिशन है और ये बन रहा है सिंगल बॉन्ड, ये कैसा रिएक्शन है? एंडो या एक्सो बेटा? दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है ना। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है कि बहुत हीट करने से आगे नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम पे ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन फिर भी ये लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन होता ही नहीं। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, बट रिएक्शन इतना स्लो है, इतना स्लो है कि कोई मतलब ही नहीं है। क्यों इतना स्लो है? क्योंकि आप देखो इस पूरे रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं। एंड सी डबल बॉन्ड सी इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू सी सिंगल बॉन्ड सी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है स्मॉल साइज होने की वजह से, बिना कोई लोन पे रिपल्शन की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आप सोचो, दो बड़े पावरफुल पावरफुल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं, क्या उनके बॉन्ड टूटेंगे कोलिजन से नॉर्मली? नहीं। ये रीजन है कि इस रिएक्शन को अगर आप सोचना भी है कि कुछ मॉलिक्यूल्स मुझे मिलने लगे पर सेकेंड, उसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर ले जाने की जरूरत है। 2000 डिग्री सेल्सियस ना, 2500 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे तो कुछ फॉर्मेशन होने लगेगा। अब जब ध्यान रखना ये बात कि कोई रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है और उतना हाई टेम्परेचर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। ये सुनो, फिर हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अल्कीन से अल्कीन बनाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो जनरली कोशिश ये करते हैं कि इसको किसी तरीके से लो टेम्परेचर पे पॉसिबल कराएं। तो जो रिएक्शन नॉर्मली बहुत हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल हो रहा हो, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल कराने के लिए, अगर वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है तो लो टेम्परेचर पे कराने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? कैटलिस्ट।
क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है, जो उनके कोलिजन बैरियर है उसको कम कर देता है, एंड इस तरह से ये रिएक्शन रिलेटिवली, हीट तो अभी भी करना पड़ेगा, बट कहाँ 2000 और कहाँ 600-700 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में बहुत फर्क है। आ रहा है बात समझ में? तो लिखो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन इज एक्सोथर्मिक, but due to very high activation energy, this reaction does not occur at room temperature. But due to very high activation energy, this reaction does not occur at room temperature. कर लिया आप लोगों ने? Does not occur at room temperature. Is that clear? लिखो there are various catalysts which are used for the process of hydrogenation. Various catalysts that are used for the process of hydrogenation of alkene and alkyne. Okay, so let us discuss about the list of those catalysts. तो किस तरह के कैटलिस्ट यूज होते हैं? कैटलिस्ट दो तरह के हैं बेटा, एक होमोजेनियस कैटलिस्ट है और दूसरा हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। लिखो यहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं, मैं इस कैटलिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। दो तरह के हैं, एक है होमोजेनियस एंड दूसरा है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, अब वर्ड से ही क्लियर है। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ? जिसमें रिएक्टेंट के फेज के साथ वो मैच कर जाए। मतलब रिएक्टेंट किस नेचर के हैं? ऑफ कोर्स गैस। लोअर मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, अगर उनमें कोई बॉन्ड पोलैरिटी सब्सटेंशियल नहीं है तो वो सब गैस होते हैं, है ना? तो इथेन, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, ये सब गैस है। तो जो गैस फेज के साथ मैच कर जाए, रिएक्शन उस फेज में जाकर के करे, उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजेनियस। तो एक कैटलिस्ट है जो इस लिस्ट में नाम आता है, उसका नाम क्या है? विल्किंसन। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, एंड विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3। पीएच का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? फिनाइल ग्रुप। बेंजीन मतलब समझ रहे हो ना? PPH3 होल थ्राइस एंड क्लोरीन। ये देखो न्यूट्रल स्पीशीज है, रोडियम पे +1 एंड क्लोरीन पे -1, और ये न्यूट्रल स्पीशीज होता है। PPH3 का यहाँ पे मतलब, PPH3 का मतलब ऐसा है कि फॉस्फोरस और इसके साथ 3 बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ये होता है। पूरा नाम क्या है? रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, कॉमन नेम के फॉर्म में रखते हैं, इनका भी है। हेट्रोजीनियस क्या होगा? ये गैसियस फॉर्म में है, ध्यान रखना ये गैस होता है। जब इसकी बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की, राइट, तो इसके अंदर बहुत सारे मेटल कैटलिस्ट एंड उनके डेरिवेटिव्स आते हैं। सबसे कॉमन है निकिल, उसका पूरा फैमिली ले लो, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकिल की फैमिली पूरी याद है ना आपको? पीरियोडिक टेबल में निकिल के जस्ट नीचे कौन आता है? पैलेडियम, उसके नीचे प्लैटिनम। निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अब इसके और अगर मैं इसी के बारे में बात करूं तो इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। एडम्स कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, एडम्स कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट। इसके अलावा होता है
रानी निकल, ये कुछ और नहीं बल्कि इनके ना थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस है। रानी निकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल, मोर एक्टिवेटेड निकल, पीस के पाउडर बना दिया उसका। एक्टिवेटेड निकल, एक्टिवेटेड निकल, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल, जिसके अंदर एड्सॉर्ब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लेकिन लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, चलो इसको बाद में लिखेंगे हम लोग, इसको अभी नहीं लिखते। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये अल्काइन को अल्कीन में चेंज करता है, अल्कीन को फर्दर रिड्यूस नहीं होने देता। अगर आपको अल्काइन से अल्कीन पे रुकना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा लिंडलार्स कैटलिस्ट, व्हिच आई विल टेल यू लेटर, क्योंकि तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। चलो, तो एग्जाम्पल में कुछ आपको दिखाता हूं कि अगर आपने मान लो प्रोपेन लिया है, प्रोपीन लिया है, आपने हाइड्रोजन ले लिया, साथ में निकल और गर्म कर दिया, तो इट विल बिकम व्हाट? प्रोपेन, इट विल बिकम प्रोपेन। पूरा लिखना है आप लोग ना। यही नहीं बेटा, अगर आप साइक्लिक मॉलिक्यूल भी ले रहे हो अल्कीन, तो साइक्लो अल्कीन भी बना सकते हैं हम। हाइड्रोजन आप प्लैटिनम ले लो, ये साइक्लो अल्कीन बन जाए। इसी का अगर मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव डिस्कस करूं, कहने का मतलब कि मैं अगर ये डिस्कस करूं कि आई हैव नाउ टेकन ड्यूटेरियम इंस्टेड ऑफ दैट, D2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड गर्म किया है, तो क्या लगेगा यहाँ पे dt। अब जैसे ही कोई दूसरा स्पीसीज आया तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर एक बात बताओ, d कौन सा वाला, मतलब कि d कैसे अटैच होगा, क्या सेम साइड या अपोजिट साइड? क्योंकि सेम साइड हुआ तो क्या होगा, ये सिस, और अपोजिट साइड हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। आइसोमर है ना, ये क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें थोड़े रिएक्शन की ना स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमें समझना है। ये जो दोनों ड्यूटेरियम ऐड होते हैं, दे ऐड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड। इस तरह के एडिशन को क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? तो लिख लेना, जितने भी यहाँ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, सारे के सारे सिन एडिशन कराते हैं। ओके, ऑल द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन causes sin addition. All the catalyst used, whether it is homogeneous or heterogeneous during hydrogenation, follows sin addition mechanism. sin, SYN, sin, बस। तुम दूसरा sin समझ रहे हो क्या? ये कोई पाप नहीं है, ये अपराध होने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं। दिस इज sin और एंटी, क्या कर रहे हैं? sin एंटी। तो बस बताया ना मैंने कि जब भी कैटलिस्ट का जो फेज होता है, स्टेट, रिएक्टेंट के स्टेट के साथ मैच कर जाए तो उसको होमोजेनियस कैटलिसिस, और जिसमें अलग हो जाए हेट्रोजीनियस। अब जैसे ये सब सॉलिड होते हैं, निकल इज ए सॉलिड, अरे पैलेडियम इज ए सॉलिड, प्लैटिनम इज ए सॉलिड, एडम्स कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, ये सब क्या है? सॉलिड होते हैं। नोट कर लिया लिस्ट आप लोगों ने? हाँ जल्दी बेटा, साथ के साथ फटाफट।
हाँ बच्चा, हाँ जो भी कैटलिस्ट अगर उसका फेज रिएक्टेंट से मैच कर जाए उस कैटलिस्ट को होमोजेनियस कैटलिस्ट बोले। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ये लिस्ट पूरी कर ली, मिटा दूं? ठीक, नोट कर लिया बेटा? सभी लोगों ने ये भी नोट कर लिया ना? ओके, अब नोट करके एक बात लिखो। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, ये सिनेडेशन है क्यों? ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सिनेडेशन कैसे हो सकता है। तो देखो, जैसे मान लो मैं एक अल्केन अल्कीन ले लेता हूं और ये समझाता हूं कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, यही अल्कीन है भाई, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हाइड्रोजन जनरली जो मेटल सरफेस है आपका निकल, ये अपने सरफेस पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइड्रोजन ऐसे ऐसे चिपके हुए रहते हैं, मतलब उसके साथ वीकली अटैच्ड है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल आके कोलाइड करेगा तो एक हाइड्रोजन इधर, और जो भी सामने पड़ेगा वो हाइड्रोजन उस साइड से यूज हो जाएगा। तो ये बॉन्ड इसका ब्रेक होकर के एच एच, तो दोनों बताओ पाई बॉन्ड के एक ही साइड से जुड़ रहे हैं ना, एक इधर एक ऊपर से तो नहीं जुड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं सिन। अगर एक एक साइड और दूसरा अपोजिट साइड से आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी एडिशन। ऐसी रिएक्शन है एल्कीन में पढ़ेंगे हम लोग। एल्कीन के मैकेनिज्म में मैं आपको दिखाऊंगा एंटी एडिशन भी पॉसिबल होते हैं, लेकिन अभी रुको, अभी तो हम लोग अल्केन पहले कर लें। गॉट इट? अच्छा दूसरी चीज मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्कीन एंड अल्काइन का कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो एक ये ले लेते हैं एंड दूसरा ले लेते हैं CH3H एंड CH3H, दोनों में 4 कार्बन है। अब मैं पूछूं कि बताओ किसका हाइड्रोजनेशन इजी होगा, रिलेटिवली बेटर या फास्ट किसका होगा, अल्कीन का या अल्काइन का? तो आंसर ये है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। कोई इंटरमीडिएट बन रहा है? नहीं बन रहा है। ऐसे केस में रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे इन्फ्लुएंस होगा? हिंड्रेंस से। मुझे बताओ अल्कीन जब ऐसे जा रहा होगा तो उसमें ग्रुप्स ज्यादा है, CH3H CH3H, जबकि इसमें ये लीनियर है। लीनियर है तो ये चाहे जैसे भी जाए, अरे एक डंडी की तरह है, जैसे भी जाए किसी भी डायरेक्शन में घूमे फटाफट हाइड्रोजन अपने आप एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन एल्कीन, ऐसे मान लो एल्कीन इस तरह से घूम रहा है, ये एल्कीन है, ये पूरा ओरिएंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एल्कीन है। अगर ये इस तरह से जाकर मेटल पे चिपकेगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसे होकर के जाए तो पाई बॉन्ड का एक्सेस नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि इधर और इधर पाई बॉन्ड है, फिर दिक्कत आएगी। और प्लस ये मॉलिक्यूल जो भी लगे हुए हैं ये रिपेल होंगे वहां से। आ रहा है बात समझ में ना? जबकि जब लीनियर कोई भी फॉर्म हो तो बस उसको सीधा ओरिएंट होने की जरूरत है, आपस में ऐसे घूमता भी रहे ऐसे ऐसे करके तो कोई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? इस तरह के ओरिएंटेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोलिजन तो एक प्रोबेबिलिटी है, वो तो कैसे भी घूमते हुए जाके कोलाइड कर सकता है। तो सबसे ईज किसके केस में होगी? अल्काइन। इसलिए ध्यान रखना, अल्काइन रिएक्ट्स फास्टर एज कंपेयर टू अल्कीन ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन थ्रू catalyst. Okay, लिखो, the relative rate of hydrogenation of alkyne, the relative rate of hydrogenation of alkyne, the relative rate of hydrogenation of alkyne the relative rate of hydrogenation of alkyne is faster is faster as compared to
alkene due to lesser hindrance in linear molecule due to lesser hindrance in। अच्छा, इस बार ही हमने कोई कार्बोकेटाइन कार्बन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस रिएक्शन, ये कैसे रिएक्शन है? हीट ड्रिवन रिएक्शन है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसकी स्टेबिलिटी नहीं चेक करी। यही अगर कार्बोकेटाइन बन के जा रहा होता तो हम क्या बोलते हैं? अल्कीन फास्ट होता, क्योंकि अल्काइन के केस में विनाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये ध्यान रखना किस टाइप का रिएक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग। तो अल्काइन जब इतना फास्ट है, तो अगर मैं अल्काइन ले लूं, सपोज करो CH3 ले लिया एंड C ट्रिपल बॉन्ड है, और मैंने यहां हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रखा है, तो क्या हो जाएगा? तुरंत ये कन्वर्ट होगा। क्या बनाएगा बेटा? सिस या ट्रांस? क्या बनाएगा बोलो? सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन? सिस, क्योंकि सेम साइड से जुड़ रहा है ना, तो सिस बनाएगा। सिन एडिशन था तो इसलिए सिस बना रहा था, तो ये सिस बन गया। आप चाहो इसको फर्दर रिएक्ट कराना, तो फिर से हाइड्रोजन निकल डालोगे तो फिर से रिएक्ट कर जाएगा। डिपेंड्स कि इसका इक्विवेलेंट कितना ज्यादा है। ज्यादा रखोगे तो इन दैट केस HH तो नॉर्मल अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ यू वांट कि सिस बन जाए, हाइड्रोजन मेरे पास ज्यादा भी क्यों ना पड़ा हो, लेकिन ये अल्कीन से फिर से अल्केन ना बन पाए, अगर आपको यहां रोकना है रिएक्शन को, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान रखना, जैसे H2Ni लिया है वैसे H2PD ले सकते हो, वैसे ही H2PT ले सकते हो, एंड ऑल दीज कैटलिस्ट यू कैन टेक। एंड सिमिलरली हियर अगेन आप ऐसे ही ऐड कर लेना, डॉट डॉट डॉट, ये पूरा सीरीज यहां कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू स्टॉप एट अल्कीन ओनली, देन यूज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन प्लस लिंडलार्स कैटलिस्ट। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 and it will stop here only. It will stop here. Further अगर आप हाइड्रोजन एंड लिंडलार कैटलिस्ट लोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अल्कीन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय लिंडलार्स कैटलिस्ट। देन व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? पैलेडियम के सरफेस पे पॉइजनिंग कर दो। किसकी? मतलब उसके सरफेस जो भी एक्सपोज्ड है उसको थोड़ा कवर कर दो विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है। एंड इसके साथ साथ कभी कभी जाइलिन मिलाया जाता है या कभी कभी सल्फर मिलाया जाता है, इसको लेकर के रखते हैं। दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। पॉइजनड पैलेडियम, पॉइजन पैलेडियम इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो आप नोट कर लो इसको कि लिंडलार्स कैटलिस्ट इज द वन which will convert only alkyne to alkene।
हाँ बेटा, किसकी सरफेस? हाँ हाँ, पैलेडियम। कर लिया सभी ने? बोलो। हाँ जी। देखो, पहले तो एक बात बताया मैंने कि अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से बेटर होती है, तो अल्काइन रिएक्ट होकर के अल्कीन बन सकता है। अल्कीन से वापस अल्केन जाने के लिए अगर आप एक्टिविटी कैटलिस्ट की खराब कर दोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एक्टिविटी खराब करने से अल्काइन पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अल्काइन फास्टर रिएक्ट करता है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, एडम्स कैटलिस्ट क्या होता है। तो ये बेसिकली मैंने बोला था ना, इन्हीं के मॉडिफिकेशन है ये जो लिया। तो प्लैटिनम का हाइड्रेटेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। P2 क्या है? निकिल का बोराइड होता है, निकिल बोराइड। P2 कैटलिस्ट उसको बोलते हैं, इज द बोराइड ऑफ। कर लिया सभी ने बेटा? अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझाता हूँ, ठीक है? मिटा दूं ये पूरा, मिटा दूं? हाँ जी, देखिए, और एक खास बात बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखो, पाई बॉन्ड दिमाग में आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, पाई बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन का ही रिड्यूस करते हैं ये कैटलिस्ट, या कोई और पाई बॉन्ड भी? फॉर एग्जाम्पल, suppose if I am having this molecule where we have a pi bond of aldehyde as well, and we have a pi bond of this as well. अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लूं और इनफ हाइड्रोजन लूं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल, इनमें से कोई भी, H2PD, और ये जितने भी फर्स्ट थ्री वाले जो मैंने लिए थे, H2 पैलेडियम और हाइड्रोजन निकल, तो बेटा ये अगर हाइड्रोजन आपके पास एक्सेस में है तो ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड को गायब करता है। पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या लगाएगा? H। तो देखो, इसको अल्कोहल में भी चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नहीं भाई, मेरे को ना सिर्फ C डबल बॉन्ड C से मतलब है एंड C ट्रिपल बॉन्ड C से मतलब, अगर आपको ऐसा एक्सक्लूसिव करना है तो आप यहां विल्किंसन ले लो। विल्किंसन कैटलिस्ट इज सिलेक्टिव, अगर आप H2 विल्किंसन के साथ लोगे तो ओनली एंड ओनली कार्बन के बॉन्ड, कार्बन कार्बन के ही मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये रिटेन रहता है, याद रहना चाहिए आपको ये बात कि ओनली द बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन, यानी एल्कीन एंड एल्काइन के साथ रिएक्ट करता है, जबकि ये मेटल कैटलिस्ट सिलेक्टिव नहीं होते हैं, ये कोई भी पाई बॉन्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई में भी कौन से एल्डिहाइड कीटोन तक, राइट, या सी डबल बॉन्ड एन तक कॉन्जुगेटेड फॉर्म को नहीं ब्रेक कर पाएंगे। कहने का मतलब अगर ये ऐसा हो गया ना OET, इसको नहीं तोड़ पाते, इनके लिए फिर वो बहुत हाई टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, फिर अगेन ये यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन को भी नॉर्मल मेटल कैटलिस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको ऐड करते जा रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपको।
क्लियर हो गया सभी को? हटा दूं? तो ये तो था बेटा डिस्कशन रिलेटेड टू व्हाट, हाइड्रोजनेशन, कि भाई अल्कीन एंड अल्काइन से हम कैसे बना सकते हैं अल्केन को। अगला हेडिंग चलिए। अब अल्कीन एंड अल्काइन के बाद हम अल्काइल हैलाइड से चेक करेंगे, मतलब आरसीएल से अल्काइल हैलाइड से क्या पॉसिबिलिटी है अल्केन बनाने की? तो आंसर है यस। देखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, पहले मैंने आपको किससे बताया प्रिपरेशन, अभी सारे प्रिपरेशन रिएक्शन चल रहे हैं, किससे बनाया? हाइड्रोजनेशन। अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? कहां से? अल्कीन एंड अल्काइन से हमने बनाया था, अब किससे बनाने जा रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास CH3 CH2 Cl है, ये क्या है? इथाइल क्लोराइड। अगर कॉमन नेम में बात करें तो बोलो। अब अगर आप चाहते हो कि इसको मैं रिड्यूस करके यही बना दूं, बिना कार्बन इंक्रीज हुए सिर्फ ये हाइड्रोजन आ जाए, तो उसके लिए बोलते हैं यूज जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आप वो यूज करते हो तो उससे निकलने वाला जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन को यहां से हटा देता है। लिखो, देखो, एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स on reduction with zinc in the presence of dilute hydrochloric acid, alkyl halide except alkyl fluoride। अच्छा, फ्लोराइड क्यों नहीं हो पाते हैं आसानी से? फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फ्लोरीन जल्दी लीव नहीं करता है, इसलिए फ्लोराइड नहीं हो पाता है। सो अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड on reduction with zinc in the presence of dilute hydrochloric acid gives alkane, gives alkane with सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें कार्बन बढ़ता नहीं है। जैसे मान लो 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन का अल्केन मिलेगा, क्योंकि अगला एक और रिएक्शन बताऊंगा जहां पे 2 से 4 कार्बन हो जाएंगे विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। अब जैसे मान लो आपको रिएक्शन लिख लो, फिर लिख लो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड यहां एज अ बाई प्रोडक्ट HCl ही आएगा, तो इसलिए डाइल्यूट का यूज करते हैं इसमें। देखो, एज अ बाई प्रोडक्ट इसका HCl ही आएगा, बैलेंस करके देखो। राइट, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, मतलब सिर्फ यहाँ H प्लस का इंपॉर्टेंस है, दैट विल फॉर्म। ओके जी। अब जैसे मान लो ये पहला रिएक्शन था, मान लो मैंने ऐसा ले लिया बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, अभी तो हम रिएक्शन अल्काइल हैलाइड वाले ही कर रहे हैं। मान लो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है और आप चाह रहे हो कि ये साइक्लोअल्केन यानी साइक्लोहेक्सेन दे दे, तो अगेन यूज जिंक एंड H प्लस। यहाँ जब भी H प्लस लिखा है मतलब डाइल्यूट फॉर्म में मैंने लिया है, डाइल्यूट। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? सो अल्काइल हैलाइड का पहला पार्ट था रिडक्शन यूजिंग
रिडक्शन यूजिंग जिंक NH+ आयन। ये सुनो, दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें सोडियम मेटल यूज करते हैं। तो देखो कहां से कहां चला जाएगा रिएक्शन। व्हेन यू आर यूजिंग सोडियम मेटल, ध्यान से सुनना, इफ यू हैव CH3CH2Cl, simply by using sodium in dry ether, ओके, ये सिर्फ सॉल्वेंट है बेटा और कुछ नहीं है। इट कन्वर्ट्स इनटू CH3CH2 CH2CH3 and forms NaCl। इस रिएक्शन का नाम है वुर्ज रिएक्शन। आप एक खास बात देख रहे हो क्या? कार्बन डबल हो गए, 2 से कितने पहुंच गए? तो कभी भी आपको कपल कराना, डबल कराना हो, नंबर्स बढ़ाने हो कार्बन के, कार्बन इंक्रीज करना हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो आपको ये रिएक्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई इथाइल क्लोराइड से अगर आपको इथेन बनाना हो तो क्या यूज करें, और उससे ब्यूटेन बनाना हो तो क्या यूज करें? देखो रिएजेंट सेम ही है। अरे बोलो, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा डीप डाइव करेंगे मैकेनिज्म में। ओके, समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, that CH3CH2Cl and 2 mole of sodium and Cl and CH2CH3, and this is how it is portrayed। कि क्या निकल रहा है? ये CH3CH2 आपस में जुड़ जा रहे हैं, बट ये मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। मैकेनिज्म दिखाता हूं कि इसमें क्या बनता क्या है ना। वुर्ज रिएक्शन है हमारे सिलेबस में विथ मैकेनिज्म, और आपको मैंने इंटरमीडिएट्स पढ़ाए हैं, तो नेचुरल सी बात है इसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट आ रहा होगा। तो अभी मैं दिखाता हूं, लिखो यहां तक नोट कर लो। लिख लिया बच्चों? अब रीडिंग डालो, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ वुर्ज रिएक्शन। पहला पॉइंट उसके अंदर लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, there are 2 types of intermediate reported in Wurz reaction। पहला लिख लो रेडिकल, एंड दूसरा लिख लेना, दूसरा क्या है? कार्बन आयन। ये दोनों तरह के रेडिकल रिपोर्ट किए गए, पहला रेडिकल एंड दूसरा कौन सा है? कार्बन आयन। ओके, और समझाता हूं कैसे होता है, और साथ के साथ थोड़ा अब दिमाग में एक पिक्चर भी क्लियर करते रहना है। ओके, तो चलो पहले मैं आपको रिएक्शन लिखता हूं एंड फिर इसके आगे बढ़ते। वुर्ज रिएक्शन हेडिंग डाल करके इसके अंडर में हम लोग करेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास CH3Cl है एंड आई हैव टेकन सोडियम इन ड्राई ईथर, इट इज जस्ट अ सॉल्वेंट बड़ी, इसका कोई रोल और नहीं है। ड्राई ईथर के साथ लेकर के क्या बनेगा बताओ? 2 कार्बन यार, इथेन बन जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं हो क्या रहा है। तो जो मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं इसमें पहला पार्ट इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। रेडिकल कैसे होता है?
तो देखो सोडियम इज ऑलवेज नोन टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? बताओ पूरे मेटल में सबसे इजीली और सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला मेटल कौन सा है? बोलो। सोडियम। तो अगर आपने यहां लिया है क्या चीज, CH3Cl, और आपने यहां सोडियम ले रखा है, तो सोडियम का काम होता है, क्योंकि यहां ध्यान से देखो पार्शियल नेगेटिव और इस पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ सोडियम का काम क्या है, इट इज गोइंग टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, यस और नो? अच्छा वो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? देखो जिस पे प्लस है इलेक्ट्रॉन वहीं अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस CH3 के पास आएगा, मैं सिंगल एरो यूज करूंगा, तो ये क्लोरीन ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठा के भाग जाएगा बाहर। क्या बन जाएगा बताओ, अगर हम मैं बॉन्ड तोड़ देता इसका और ये Cl- बन जाता और ये CH3+, अब इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल। दैट्स हाउ द रेडिकल इज फॉर्म। डिड यू गेट माय पॉइंट? कैसे रेडिकल बनता है? फिर दिमाग में सर एक बात बताओ, दो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्या? सोडियम कोई अकेला एटम थोड़े होगा, जब भी आपने लिया होगा सोडियम तो 1 मोल, और 1 मोल में तो बहुत सारे एटम होते हैं, तो क्या सोडियम एक से ज्यादा नहीं यूज कर सकता है? कर सकता है, इसलिए तो मैंने बोला कि कार्बन आयन भी मिलते हैं। अरे बोलो, यहां कार्बन आयन सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूं, इन्वॉल्विंग कार्बन। आप अलग अलग से लिखना, बस साइड बाय साइड कंपैरिजन करा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। इस केस में क्या होगा कि CH3Cl taken by 2 sodium atom releasing 2 electron, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बनेगा, Cl- और ये जो CH3 था वो क्या बन जाएगा, CH3-। अरे ये जो डॉट था इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नाउ दिस इज अ कार्बन आयन। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है दोनों के पास होता है, रेडिकल भी बनता है, ये भी, तो दोनों इंटरमीडिएट रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब एक काम करते हैं, रेडिकल बन गया, क्या करें? तो क्या रेडिकल स्टेबल स्पीसीज होते हैं बेटा? नहीं, उनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो ढूंढ रहे होंगे कि देखो जैसे ही रेडिकल बनता है वो ढूंढना शुरू कर देता है कि मेरे को कहीं ना कहीं से अनपेयर्ड वाला कोई और मिल जाए जिसके साथ मैं बॉन्ड बना लूं। कोई नहीं मिलता है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके कोई हाइड्रोजन निकाल के लेके जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोडियम इतना एक्टिव है कि अगर तुमने इसका 1 मोल लिया तो 1 मोल रेडिकल एक साथ बन गए होंगे। अरे बोलो, अगर इतने सारे रेडिकल बन गए हैं तो कितने लोग कह रहे हैं CH3 डॉट एंड दूसरा CH3 डॉट मिलकर के टर्मिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, टर्मिनेट हो गया, मतलब अब रेडिकल खत्म हो गया। अब समझ में आया क्यों डबल डबल हो जा रहे हैं? क्योंकि आप इसमें तोड़ करके डॉट बना रहे हो और ये डॉट दूसरे डॉट से कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए डबल हो जा रहा है। क्योंकि सर चलो ये तो समझ में आ गया, ये फर्स्ट स्टेप था। अब अगर आप इसको मोल के फॉर्म में लिखो तो ऐसा लिख लो, अगर बैलेंस करना हो तो आप लिख लो कि भाई इसका 2 मोल था तो ये 2 मोल बना, 2 मोल क्लोराइड आया, 2 मोल सोडियम लिया, 2 मोल सोडियम आयन मिल गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल गए, और यहां पे ये दोनों, ये सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये आप इसको 1 2 नंबरिंग करके भी लिख सकते हो, 1 एंड 2। This is how the mechanism is written for Woods reaction. Now coming to this particular class. कार्बन आयन बन गया तो अब क्या होगा सर? अब क्या हो सकता है? तो एक बात बताओ, हमने बोला था कि कार्बन आयन इज अ वेरी डेंजरस स्पीसीज, कार्बन पे नेगेटिव, हाईली अनस्टेबल होता है। तो कार्बन आयन कैसे रिएक्ट करता है? या तो बेस की तरह, अरे बोलो यार, और अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना हो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बताओ
कार्बन आयन बना है और CH3Cl मैंने बोला था कि मैंने डबल मोल लिया है, कहने का मतलब कुछ पार्ट इसमें कन्वर्टेड है, कुछ CH3Cl अभी बचे हैं। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि CH3 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल is going to attack on a carbon which have slightly positive charge and this chlorine have negative and this is nothing but a leaving group. क्या आपको याद आ रहा है लीविंग ग्रुप? क्या क्लोरीन लीविंग ग्रुप है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? क्या ये जाके इस पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन बाहर आ जाएगा? क्या क्या बनेगा ये CH3? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 या 2? SN2, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है। समझ में आया? बोलो। तो ध्यान रखना कि ये इस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से रिएक्ट करता है। तो इसके पहले स्टेप में रेडिकल बने, रेडिकल आपस में जुड़ गए, कार्बन आयन ने दूसरे CH3Cl पे जाके अटैक कर दिया। नोटेड एवरीवन? कर लिया? कौन सा रिएक्शन था? बोलो। वुड्स रिएक्शन, उसके अंदर हमने डिस्कस किया ये दोनों। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें हल्के हल्के मॉडिफिकेशन है कि अगर एक एलिफेटिक के बजाय एक एरोमेटिक ले लें, दूसरा एलिफेटिक ले ले तो क्या होगा? ठीक है, मिटा दो पहले इसको। बोलो। हाँ, दिस इज द नेम गिवन टू द रिएक्शन, मतलब ये नेम किसमें? वहां वो तो SN2 लिखा था, इस जगह नाम दिया था। इस जगह पूछ रहे हो क्या क्या लिखा था? कुछ नहीं, टर्मिनेशन मैंने बताया था, दो रेडिकल कंबाइन कर जाते हैं तो टर्मिनेट हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये तो हुआ कि मैंने जो भी अल्केन यूज किया वो सिंपल एक कार्बन वाला था। व्हाट डू यू थिंक इफ आई एम यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्केन, सॉरी अल्काइल हैलाइड, जैसे एक कार्बन एंड दो कार्बन? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा भी हुआ है। उन्होंने पूछा है कि बताओ ये दोनों ले लिया, फिर सोडियम लेके ड्राई ईथर करेंगे तो क्या बनेगा? चलो देखते तुम लोग क्या करते हो। मैकेनिज्म तो समझ में आया सबको ना? एक बारी देखते क्या बनाते। चलो गो अहेड, ड्रॉ द प्रोडक्ट। एक से ज्यादा बने तो वो भी बनाना है। चलो बेटा कर लिया? क्या बनेगा बताओ? एक बात बताओ, तुमने इसका रेडिकल बनाया,
इसका रेडिकल बनाया, 2 रेडिकल बनेंगे, बोलो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, दैट्स इट। आंसर इज नो, even this will also form, even this will also form. Now can you explain how? Exactly, कि सर आपस में मिथाइल मिथाइल ही टकरा गए तो आप, ये तो सिंपल एक कोलिजन की पॉसिबिलिटी की बात है। आपस में इथाइल इथाइल रेडिकल कंबाइन कर गए तो ये दोनों कंबाइन कर गए तो एक प्रोडक्ट, ये दोनों कंबाइन कर गए तो दूसरा प्रोडक्ट, ये दोनों कंबाइन कर गए तो तीसरा प्रोडक्ट। दैट्स हाउ वी हैव गॉट। सो 1 2 and 3, all possibility of collision I have covered. इसलिए मिक्सचर बनता है, इसलिए बोलते हैं वुड्स रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा अगर आप मिक्सचर ले लोगे तो, क्योंकि फिर आपको एक यूनिफॉर्म कंपाउंड ना मिल करके मिक्सचर्स मिलने लगेंगे, फिर अगली तकलीफ है उनको सेपरेट कैसे करें। सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज नॉट एन इजी टास्क, इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बने तो अच्छा है। जैसे आपको सिर्फ बोले प्रोपेन बनाने के लिए, देन इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला कॉम्बिनेशन कभी भी डेवलप करोगे तो साइड प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे कई सारे। ठीक है, तो ये बात नोट करके लिखो। ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ, during synthesis of alkane having odd number of carbon, mixture of products are obtained instead of single product. That's why it is not a good method of preparation. It is not a good method of preparation of alkane having odd number of carbons. Noted? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब अगला रिएक्शन देखो इसी में है, बस अब नाम लिखवाऊंगा, फटाफट आपको नोट कर लेना है, ज्यादा कुछ है नहीं। मिटा दो इसको। हाँ जी, पहले एक एक नोट पॉइंट करके लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, नोट करके लिखो। Wood's reaction is mainly given by 1 degree alkyl halide, primary alkyl halide. With 2 degree and 3 degree alkyl halide, with 2 degree and 3 degree alkyl halide, possibility of alkene also comes into picture. Possibility of alkene. अब देखो एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो ये जो CH3 मैंने ले लिया है और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 NCl ले लिया, तुमने यहाँ सोडियम ले लिया बेटा ना, इन ड्राई ईथर 2 मोल एंड 2 मोल ऐसा करके लिखा है, इसका प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड दूसरा प्रोडक्ट होगा, कुछ दिख रहा है क्या हो गया? एल्कीन एंड अल्केन बन गया, NaCl ऑफ कोर्स आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? रीजन में कि ये जो रेडिकल है ना, ये इतना बल्कि है, इतना बल्कि रेडिकल है कि अब दूसरा वाला जब फॉर्म आकर के इसके पास आ रहा है टकराने के लिए, ये कार्बन के साथ ओरिएंट हो, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है कि वो रेडिकल किनारे वाले किसी हाइड्रोजन से टकरा जाए।
और जब भी किसी किनारे वाले हाइड्रोजन से टकराएगा, मैं इस साइड भी आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, किसी किनारे वाले हाइड्रोजन से टकरा गया तो कितने लोग कह रहे हैं ये इस हाइड्रोजन को इजीली उड़ा सकता है एज कंपेयर टू इसके साथ कोलाइड करने की, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे ही ये करेगा तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा, CH, CH3, CH3 एंड CH3, और यहां क्या क्रिएट हो गया, डॉट। बताओ, बगल में भी डॉट था, डॉट एंड डॉट दिख रहे हैं, तो ये तुरंत कंबाइन करके क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड। तो वही तो मैंने लिखा है कि एक अल्कीन बन गया, और एक, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या रेडॉक्स में याद है, डिस्प्रपोर्शनेशन, स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना, डिस्प्रपोर्शनेशन। सो 3 डिग्री रेडिकल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, इसलिए ऐसा होता है। गॉट इट। तो अगर 3 डिग्री लिया तो ये बनेगा, 2 डिग्री लिया तो कुछ प्रोडक्ट आपको कपल भी कर जाते हैं, एंड कुछ तो उसमें मिक्सचर बनता है सबका। 3 डिग्री के साथ मेनली यही दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, एंड 2 डिग्री के साथ वुड्स भी थोड़ा बहुत वुड्स प्रोडक्ट भी देता है। तो वुड्स रिएक्शन 1 डिग्री के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, अल्केन एंड अल्कीन। नोट करके लिख लेना। चल बेटा, अगला रिएक्शन लिखो, बस नाम लिखते जाओ। वुड्स-फिटिग, FITTIG। वुड्स-फिटिग रिएक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन यू टेक अ नॉर्मल अल्काइल हैलाइड and treat it with aryl halide। ये एरोमेटिक हैलाइड है ना, इसको ARYL, अराइल हैलाइड बोलते हैं। अराइल हैलाइड का मतलब क्लोरीन जब एरोमेटिक से डायरेक्टली जुड़ जाए। ये दोनों को लेकर के अगर आप सोडियम ड्राई ईथर लेते हो तो ये आपको इनमें जोड़ देना है, ये रेडिकल बन जाएंगे। क्या बन गया, टॉल्यूइन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स-फिटिग। तो बस की पॉइंट क्या है, इफ यू आर टेकिंग 1 mole of alkyl halide and another mole of aryl halide, क्या इसमें CH3 नहीं बनेगा, क्या बाइफिनाइल नहीं बनेगा, बनेगा। क्वांटिटी में वो भी देखने को मिलेंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स-फिटिग। ये हटा दो। अगर मान लो दोनों अराइल हैलाइड हो जाए तो उसका नाम फिटिग होता है। इफ बोथ ऑफ देम फिटिग रिएक्शन, इफ बोथ ऑफ देम आर अराइल हैलाइड।
इफ बोथ द मॉलिक्यूल्स आर अराइल हैलाइड, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो थोड़ा, जैसे मान लो CH3 डाल दिया या नॉर्मली यही रख सकते। तो ये क्या बन जाएगा सोडियम एंड ड्राई ईथर में, दोनों जुड़ जाएंगे। एक में CH3 था तो एक साइड में CH3 लगा दे रहा हूं। If both are aryl halide, then this reaction is named as phytic. So phytic मतलब अराइल का, वुड्स मतलब अल्काइल का, वुड्स फिटिक का मतलब एक अराइल एक अल्काइल। कर लिया यहां तक, अगला हेडिंग डालो। अब देखो अल्काइल हैलाइड से हो गए टोटल 4 पढ़ाने थे, जिनमें से एक आपका किसके साथ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन हुआ, दूसरा अल्काइल हैलाइड से हुआ, तीसरा एंड चौथा दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन है, उनके बारे में समझेंगे। हेडिंग डालो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड मिटा दूं, इसको मिटा दूं, हेडिंग डालो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, पहला डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, सोडा लाइम कहने का मतलब NaOH along with CaO। देखो ऐसा देखा गया है कि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और यहां सोडा लाइम NaOH एंड CaO और इसको सिंपली गर्म कर दिया, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो CO2 है ना ये गायब हो जाता है, इसीलिए नाम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपने कार्बोक्सिलिक पार्ट ही गायब कर दिया तो डी कार्बोक्सिलेट कर दिया उसको, इसलिए नाम क्या है डी कार्बोक्सिलेशन। तो अब क्या बन जाएगा सीधा H, यानी क्या बन गया मीथेन। कहोगे गया कहां, तो ये NaOH एंड CaO है ना, ये बेसिस है ना, इनसे रिएक्ट करते हैं। कौन स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम, सोडियम, तो क्या बन जाएगा Na2CO3। भाई CO2 उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, बिल्कुल आपको चाहिए कि बेंजीन ले लें, बिल्कुल हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड when heated with NaOH CaO, तो it converts into this, CO2 गायब कर देना है बस, ये CO2 को गायब कर देना है। ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन। नोट करो। अब बात आती है कि भाई कैसे होता है ये, जैसे वुड रिएक्शन में हमने देखा रेडिकल बनते हैं, ऐसे ये कैसे होता है सर, कार्बन एन पढ़ाया है ना, बोलो, तो आपको ये समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, ध्यान से समझना। देखो इंटरमीडिएट उनकी स्टेबिलिटी फॉर्मेशन, दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, इसलिए इंटरमीडिएट्स पे अच्छा कमांड रखना है, बार बार रिवाइज करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, उन पे अच्छा कमांड रखना है। एंड हाँ, ये रिएक्शंस मैं बता रहा हूं आपको, बट आपके दिमाग में एक बारी में नहीं जाने वाला है। तो ऑर्गेनिक
जब खास करके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि डेली जाके वो सारे रिएक्शंस को दोबारा रिपीट करके दिमाग में बिठा लें, ठीक है ना। आप अगर इसको अपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो आने वाले जो भी पोर्शंस होंगे उसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप सोचो ये कोर रिएक्शन है, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं जान रहा तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या करना है। तो इसलिए ये हेल्प जरूर करते हैं, बट मैकेनिज्म को भी ऐसे नहीं है कि बस लिख दिया दिमाग में बैठ गया, ऐसा नहीं है। आपको इसको बार 2 बारी 3 बारी मिनिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर जाने के बाद, कि कैसे सर बना रहे थे उस हिसाब से आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। तो आज से थोड़ा ज्यादा एक्टिव होकर के इस पार्ट को रिवाइज करना है, सेम डे नेक्स्ट डे एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगातार उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो आपने रिएक्शंस में पढ़े हैं, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, या आप एक तरफ से पढ़ोगे दूसरी तरफ से निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। आप अगर इसको रिटेन करना चाहते हो दैट इज द मेथड, गॉट इट। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा, आप दोबारा ये रिएक्शन लिखना, आई टेल यू। इन दिस रिएक्शन, राइट इट डाउन, इन दिस रिएक्शन कार्बन एंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब देखो ध्यान से, NaOH ले लिया एंड, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो NaOH है वो क्या करेगा बताओ। ये एसिड है ना, और ये क्या है बेस। तो बताओ एसिड बेस इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, तो पहला स्टेप विल बी फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस, फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में खत्म हो जाएगा, जैसे ऐड करोगे तुरंत खत्म। तो यूजुअली ये इसी पे रुक जाता, जनरली आंसर क्या आता है, NaOH लिए हो तो क्या मिलेगा भाई, अरे सोडियम सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा यूजुअली, लेकिन यहां CaO और आपने हीट कर दिया। ये हीटिंग सबसे डेंजरस होती है। तो जब आप हीट कर रहे हो तो हीटिंग से मैंने आपको बताया था कि हीट करने पे वो रिएक्शन फेवरेबल होते हैं जिनका इंट्रोपी पॉजिटिव हो, डेल्टा एच क्या हो पॉजिटिव। तो आप देखो एक बात बताओ, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ और टेम्परेचर मैंने बहुत ज्यादा कर दिया तो मोर नेगेटिव टर्म इधर आ जाएगा, चाहे डेल्टा एच पॉजिटिव ही क्यों ना हो रहा उससे कोई फर्क, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, एंट्रोपी बस पॉजिटिव रखना है। इसलिए हायर टेम्परेचर पे आप देखोगे मोस्टली ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस होते हैं, ऐड करने वाले नहीं, टूटने वाले रिएक्शंस होते हैं। तो यहां पे यही होता है, ये कार्बन आयन है और क्योंकि CaO है और उसको गर्म कर रहे हैं तो बेस है, तो ये चाहता है कि इसके पास क्या है एसिड, और एसिड कौन है CO2, तो वो निकलना चाहता है लेकिन इतना आसान होता नहीं, इसलिए गर्म करना पड़ता है। तो जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, ये यहां जाता है और ये बॉन्ड ही टूट करके क्या बन जाता है कार्बन आयन। माय डियर इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या बन रहा है CO2। Which kind of reaction is this? Reversible reaction. It is very slow and reversible. मतलब कि ये जो कार्बन आयन है वापस CO2 पे अटैक करके फिर से यहां आ सकता है। लेकिन मैंने बताया था कि कार्बन आयन इज अ ट्रिमेंडस बेस, न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन बेस बहुत पावरफुल है। सॉल्यूशन में अगर इसको कहीं से भी प्रोटॉन मिल गया तो सबसे पहले क्या कर लेगा एसिड बेस। क्या सॉल्यूशन में कहीं कोई प्रोटॉन दिख रहा है, हाँ कहां से दिखा, पहले वाले स्टेप में जो पैदा हुआ था H2O, उसके साथ ये H लेकर के फिर से बेस, वेरी पावरफुल बेस, एंड ये एसिड की तरह बिहेव करता है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, और क्या बना लिया CH3H, या जिसको मैंने क्या बोला था आपको मीथेन। क्या समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है एंड दिस इज अगेन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। तो इसमें सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, कार्बन आयन फॉर्मेशन इज द स्लोएस्ट स्टेप।
और जो स्टेप स्लोएस्ट होते हैं वहीं से रिएक्शन का रेट पता चलता है। रेट का मतलब कि भाई कितने मॉलिक्यूल पर सेकंड बनेंगे, ये ना मतलब रेट का, रिएक्शन का कितना फास्ट है कोई रिएक्शन। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है ना वही डिसाइड करता है हमेशा रेट। क्योंकि तुम ऐसे समझ लो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे ये 3 स्टेप है, कंपोनेंट 1, 2 एंड 3। जैसे मान लो तुम एकदम सिंपल सा डिस्कशन करते हैं, ये मार्कर का प्रोडक्शन जिससे मैं लिख रहा हूं, इसके कंपोनेंट्स देखो तो इसका बॉडी पार्ट है, ये स्टील वाला पार्ट है, कैप है एंड इंक है, और चले जाओगे तो ब्रशेस वगैरह सब कुछ है। तो मान लो कि कैप एंड ये पूरा बॉडी पार्ट बनाने में एक दिन का प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री के साथ सेम नंबर ऑफ पीपल अगर हम रखे हुए हैं तो मान लो एक दिन में मशीनरी अच्छी यूज कर रहे हैं और वो 10,000 बना रहे हैं पर डे, 10,000 body is prepared. In another factory where another set of people are there, they are producing the brush जिसके थ्रू हम लिख रहे हैं ये इसके ब्रश। इसका प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है 20,000 इजी टू प्रोड्यूस, 20,000 बन रहा है। और इंक में तो बहुत कम काम करना है, घोलना है बस, आराम से बना देना है। इंक प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है कि 50,000 यूनिट के बराबर इंक बन जा रहा है। तो मैं पूछूं एक दिन में कितने मार्कर प्रोड्यूस होंगे? 10,000 ही, क्योंकि बाकी तो जो बन रहे हैं उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, कंप्लीट प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। बॉडी, इंक एंड ब्रश तीनों चीजें इकट्ठे जब करोगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो किस पे डिपेंड किया नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर डे? स्लोवेस्ट, कहां सबसे धीमा काम हो रहा है? समझ में आया ना? तो इसीलिए जो इसका फॉर्मेशन है किस रेट से बन रहा है, ये इन तीनों में इससे, इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको कभी पूछा जाए व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आप बोलोगे जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसका जो रेट होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, और इसलिए उस स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट माय डियर? कार्बन आयन। अब आपसे मान लो एक सवाल मैं पूछूं, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो बेटा कर लें, बोलो। बातें नहीं भाई। Okay, so question is, write down the question. Which of the following carboxylic acid will undergo fastest decarboxylation reaction using soda lime? Using soda lime.
तो अब मैं अगर आपको ऑप्शन ए दूं और बोलूं कि भाई आपके पास एसिटिक एसिड है, दूसरा दूं आपके पास, और तीसरा मैं आपके पास ऐसा दे दूं, एंड डी बोल दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH, ऐसा। इन चारों में आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? तो बताओ इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बन आयन। कार्बन आयन बन कैसे रहा था? ये जो CO2 वाला पार्ट है इसको हटाने से ही कार्बन आयन बन रहा था, ये सुनो। तो इन सब से डिराइव्ड कार्बन आयन मैं यहां लिख दूंगा, इसका कार्बन है। ये क्वेश्चन अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि जो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, इसलिए उसका रिएक्शन सबसे फास्ट हो। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कार्बन आयन स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे। बताओ कौन सा कार्बन आयन इनमें से ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड? यस, सी। व्हाई सी? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इससे भी बड़ी बात, रेजोनेंस हाई क्वालिटी का है, नेगेटिव ऑन हाई इलेक्ट्रॉन, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, ये सुनो, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। तो बस आंसर क्या हो गया? आंसर इज सी। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, easier it will be to form that and faster will be the rate of reaction. तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया? सी। समझ में आया ना कैसे करना है? बहुत आसान है, ठीक है। कार्बन आयन की यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये तो था बेटा कौन सा रिएक्शन? डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। नाउ कमिंग टू द लास्ट रिएक्शन ऑफ द डे, एंड दैट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ जी, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, KOLBE, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं लिख रहा हूं, ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं। नेगेटिव कहां से एरोमेटिक हो रहा है जी? किसको दिख रहा है एरोमेटिसिटी? समझ नहीं आ रहा क्या है। समग्र तुमको एरोमेटिक, समग्र खन्ना को दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो देख रहे हो ना तुम मुझे? ये तुम्हें एरोमेटिक दिखाई दे रहा है? 6 कार्बन है, 1 नेगेटिव, कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आओ तुम क्लास में मिलो, बात करते हैं तुमसे, ठीक है? हाँ चलो, हाँ जी, हेडिंग लिखो। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस लिखो। When sodium salt of carboxylic acid undergo electrolysis, when sodium salt of carboxylic acid, पूरा अच्छे से लिखो, undergo electrolysis, sodium salt of carboxylic acid undergo electrolysis, CO2 is removed, CO2 is removed, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। ये भी है, CO2 is removed and a radical intermediate
radical intermediate is formed. Radical intermediate is formed. लिख लिया? अब देखते हैं, आ जाओ रिएक्शन देखते हैं क्या बनता है। ध्यान से देखो, इसका तरीका क्या है, ऐसे लिखा जाता है कि CH3COO Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसको सिर्फ यहां लिखा रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका प्रोडक्ट पता क्या है? एनी गेस? CH3CH3 और क्या है? ऑफ कोर्स CO2। और क्या है? हाइड्रोजन गैस। अब दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग कि ये क्या हो रहा है सर, मतलब, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं NaOH। ये प्रोड्यूस होते हैं एनोड पे और ये प्रोड्यूस होता है कैथोड पे। सिंपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बाकी सब छोड़ो, सिर्फ ऑर्गेनिक पे ध्यान दो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे, यानी दिस वन। तो आपको करना क्या है, ये पूरी कहानी हटा करके इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देना। पिछले बार क्या किया था हमने? कार्बन एन बनाया, इस बार ही रेडिकल। और तुम्हें पता है रेडिकल बनते ही रेडिकल को ही ढूंढेगा कंबाइन करने के लिए, तो CH3 मिलके ये बना देते हैं। तो आपको बस ये करना है कि जहां कहीं भी आपको ये दिख रहा हो उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देना है, एंड यू हैव टू क्लब देम, जैसे आप वुड्स रिएक्शन में करते थे, बिल्कुल वैसे ही। अभी समझाऊंगा मैकेनिज्म, लेकिन पहले आप दिमाग में अच्छे से सेट करो कि ऐसे ही हमें प्रोडक्ट लिखना है। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ये सब फटाफट देख के समझ में आना चाहिए कि कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे यही लिखना रहता कि भाई ये बताओ, अगर मैंने मान लो ऐसा लिया हुआ, and I have taken COOH and COOH. Now I am going through first NaOH लेकर के पहले सोडियम सॉल्ट बना रहा हूं, क्योंकि सोडियम सॉल्ट बनेगा नहीं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं। फिर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं, ऐसे लिखा रहता है। समझ में आया ऐसे लिखने का मतलब? पहले ये कराया फिर ये कराया। अब पूछे प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे तुम लोग? समझ गए ना क्या करना है? इसको तोड़ के क्या बनाना था? इंटरमीडिएट, रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर देना था, यही था ना। इसमें बनाओ, एक बार देखो तुम लोग सही बना पाते हो क्या? गो अहेड, रफ में इसका पहले प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद बात करते हैं। नोट मत करो अभी, पहले प्रोडक्ट बनाओ जल्दी। उतना ही है इसके अंदर कि टूट करके रेडिकल बनता है, उसके बाद तुरंत दिमाग लगाना क्या होगा। अरे बना रे, पहले रेडिकल बना, सीधा रेडिकल बना। क्या लिख रहा है क्वेश्चन? सीधा रेडिकल बनाओ। इससे सीधा पहले NaOH से क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट, यहां पे भी सोडियम, एंड फिर इसको तोड़ के क्या बनाना था? रेडिकल। कौन सा रेडिकल बनेगा? कौन सा रेडिकल बनेगा? यहां डॉट, और अब क्या करें? आंसर इज दिस ओनली। अब यहीं पे समझने वाली बात है। देखो, अगर रेडिकल यहीं और रेडिकल यहीं एक ही मॉलिक्यूल में है तो बताओ ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपस में कंबाइन करने की, या ये वेट करे कि हाँ भाई कोई और आए मेरे पास, मेरी तकलीफ दूर करे? अरे अंदर फैमिली मेंबर है यार, वहां से पहले सपोर्ट मिलेगा ना आपको। दूसरे मॉलिक्यूल जब तक कोलाइड करेंगे उससे कई गुना फास्ट होगा इंट्रामोलिकुलर। तो ध्यान रखना, विद इन द मॉलिक्यूल इफ reactive species are there, they will first react as compared to any foreign attack. Okay, तो दूसरे वाले से इसको मत जोड़ना, ये मत बना देना, ये नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं, ट्रेसेस में भी नहीं मिलता है। ये बनाते हैं बच्चे बट ये गलत है। तो सीधा आंसर क्या है? ये बना, तुरंत इसने आपस में ही कंबाइन कर लिया, इसलिए प्रोडक्ट ये बन गया। इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि तुम लोग क्या बनाते हो,
क्योंकि यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां तो एक ही रेडिकल है ना, ये तो पूरा वेट करेगा जब तक कोई दूसरा रेडिकल कोलाइड ना कर जाए, तब तक कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। यहां वेट करने जैसा कुछ नहीं है, दो दो है, तुरंत कंबाइन कर देंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? बोलो। चलो तीसरा देखते हैं क्या करते हो। ये सेकंड था, थर्ड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बड़ा फेमस एसिड है सिस फॉर्म में 4 कार्बन का, जिसका नाम है मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड, इसको अगर मैं NaOH एंड इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं तो आपको क्या लगता है क्या बनेगा? जल्दी बना के दिखाओ मुझे, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? सबसे पहले COH हटा करके वहां क्या बनाना है? रेडिकल। इतना बनाने के बाद सोचना है, बताओ क्या बनेगा? बोलो, बनाओ, बना के तो दिखाओ पहले क्या बनेगा। ये वाला केस में देखा बेटा, तू देख तो सही कितने कार्बन है इसमें। पहले रेडिकल तो बनाओ। तुम लोग देख रहे हो इधर उधर एक दूसरे को, अपने इंस्टिंक्ट पे नहीं जा रहे हो। मैंने समझाया ना COH हटा के क्या करना है तुम्हें। चलो मैं करता हूं, देखते हैं किसी का सही हुआ क्या। ये कितने कार्बन है? 1 2, ये दोनों तो हटा ही देना है। तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड, यहां डॉट यहां डॉट, फिर से क्या विदेश दूसरे का इंतजार करेगा या खुद ही कोलाइड कर जाएगा? तो आंसर है क्या? ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या रिंग बना रहे हो रे तुम लोग? एसिटिलीन बनेगा। कॉमन नेम ऑफ दिस इज एसिटिलीन। मतलब ये इथाइन है, बट इसको कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन गैस विल बी इवॉल्व्ड। सो मैलेइक एसिड का अब तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो इतने देर से। मैं देख रहा हूँ एक भाई साहब ये बनाए हुए हैं, हमने बोला सर ये बन जाएगा, ऐसे बना रहे, समझ नहीं आया ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा कहां से है। ये मुझे समझ ही नहीं आया 2 कार्बन कहां से है। क्या बनाया देखा? अच्छा तूने 3 ले लिए क्या ऐसी स्पीशीज? अच्छा 3 भी ले लेगा तो ये देख, डबल बॉन्ड डॉट एंड डॉट, डबल बॉन्ड डॉट एंड डॉट, तीसरा डबल बॉन्ड एंड डॉट एंड डॉट। तो मैं इसको जोड़ लूं, इसको जोड़ लूं, इसको जोड़ लूं, तो क्या बन गया? बेंजीन। तब भी आंसर क्या आता? बेंजीन। तूने देख बेंजीन बनाया, तब भी गलत है। समझ रहे? तो पहली बात बेटा, बेंजीन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये भी नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना, ऑल्दो इट इज एरोमेटिक, फिर भी नहीं बनेगा। रीजन क्या है? रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। ये तुरंत ढूंढता है पेयर होने के तरीके, और जब घर में पेयर होने के लिए पड़ा हो दूसरा, तो बाहर क्यों इंतजार करेगा कि कोई आए टकराए फिर ऐसा करना? बिल्कुल नहीं इंतजार, तो फटाफट पेयरिंग तुरंत, ये बन गया एसिटिलीन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इंट्रामोलिकुलर अटैक इज मच फास्टर देन इंटरमोलिकुलर अटैक। समझ गए ना? घर वालों से ज्यादा खतरा है फिर। ठीक है, चलो आ गया बात समझ में बेटा? बोलिए, क्लियर हो गया? अब आपको मेन कहानी समझा देते हैं। दैट्स ऑल, वी आर डन हियर। मैं आपको बस मेन मैकेनिज्म समझा देता हूं कैसे होता है पूरा, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आप लिखो मैकेनिज्म। मतलब आप इंटरेस्टेड जरूर होगे कि ये CO2 और H2 ये सब कहां से आ रहा है, उसको समझाने के लिए मैं आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, मिटा दूं ये सारा चीज, मिटा दूं। अब ये रिएक्शन दोबारा से लिखो, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द मैकेनिज्म ऑफ इट। अब ये मैकेनिज्म के लिए एक आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा साथ के साथ। ओके, एंड वो बस समझने के लिए, और ज्यादा कुछ है नहीं। डायग्राम क्या बनाना है? देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप कैसे होता है। तो देखो, हमेशा बैटरी कनेक्ट करते हैं, और यूजुअली ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लैटिनम का बना हुआ, और इसको डिप करके रखते हैं इन द सॉल्यूशन वेयर वी हैव
व्हाट, टू मच वाटर, एक्वा सॉल्यूशन है ना, एंड वी हैव CH3COO माइनस Na+ आयंस। और आपको पता है H2O से क्या निकल के आता है, H+ एन, बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं, यस और नो, बोलो। तो ध्यान देना बेटा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, इसी का नाम क्या है, ये कैटायन है ना, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, एनोड, और ये कैथोड होता है। अब बताओ, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है कैथोड, तो किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव कौन कौन से हैं, Na+ एंड H+। किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+ को है। इन सभी में जो फास्ट मूवमेंट होता है वो होता है H+ आयन का, बहुत फास्ट होता है। और वैसे तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, किसकी टेंडेंसी है न्यूट्रलाइज होने की, सोडियम सोडियम प्लस के फॉर्म में रहना चाहेगा या Na+ से Na बन जाएगा। आंसर है Na+ से Na नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। अभी ऑप्शन में H+ है ना, तो वहां से H2 बन जाएगा। तो व्हाट हैपेंस, this H+ travels all the way and it reaches here, and the moment cathode, at cathode, this H+ takes up this electron, मैं यहां 2 लिखूंगा, यहां 2 लिखूंगा, तो इट बिकम्स H2 गैस। ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है, ये पूछता एग्जाम में, तो अब समझ में आया H2 कैसे निकला। वो वाटर का जो H+ आयन था वो वहां पहुंचा, तो वहां से H2 बन गया। ये पूरा डायग्राम नहीं बनाओगे कुछ पता नहीं चलेगा ये कैसे हो रहा है। दूसरा, एनोड पे, वो मैं आपको यहां दिखाता हूं, एट एनोड क्या होता है, क्योंकि वही मेन पार्ट है। अब बताओ, एनोड पे जाने के लिए भी हमारे पास 2 आयन, एक बहुत कम जो कि OH- है, और एक बहुत ज्यादा जो कि एसिटेट है, क्योंकि सोडियम सॉल्ट बन रहा था। H2O से आने वाला H+ एंड OH- तो बहुत कम होता है ना, सोडियम का टेंडेंसी ही नहीं है। इन नेगेटिव आयन में, इसमें भी O पे माइनस, इसमें भी, इसका नंबर ज्यादा होने के वजह से एसिटेट आयन जाता है। कहां जाएगा, एनोड पे। एनोड पे क्या करेगा, एनोड पे कैसा चार्ज है मोटू, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव को खींचेगा, और नेगेटिव को अगर तुम खींच लो तो क्या बचेगा, ये न्यूट्रल, एंड इट विल बिकम अ डेडली रेडिकल। Isn't it? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। मैं स्टोइकियोमेट्री के लिए इसको डबल डबल लिख रहा हूं, कोई दिक्कत, बोलो। अब एक बात बताओ, ये जो CH3 हमारे पास बना है, C डबल बॉन्ड O डॉट, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर ये तो ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो तबाही को इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी क्या नहीं रख सकते हैं, डिप्राइव नहीं हो सकते ऑक्टेट से, ये सुनो। क्या करेगा ये, तुरंत यहां का जो इसका इलेक्ट्रॉन है CH3 वाले का, इसको ही तोड़ लेता है अपने पास। तो उसको हम दिखाते हैं ऐसे कि ये यहां आया और इसको बेचारे को भागना पड़ गया इलेक्ट्रॉन छोड़ के। एंड दिस इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन एवरीवन, CO2 इज 2 मोल यहां पे लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। एंड लास्ट स्टेप क्या है, हमें पता है कि भाई CH3 एंड CH3 दोनों बने हैं, तो ये क्या करेंगे, कंबाइन करके। तो अब समझ में आया रेडिकल कैसे बनता है। इतना कहानी है रेडिकल बनाने में, जो मैं एक लाइन में बोल रहा था रेडिकल बनाओ और फिर सोचो। तो इस तरह से तब तुम्हें दिखाई दिया CH3 CH3, 2CO2 दिखाई दिया, और तुम्हें H2 भी 1 मोल दिखाई दिया। ध्यान देना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो 2 मोल इस साइड भी। अरे क्या होता है भाई, जब करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन ये लेकर के इधर की तरफ भेजता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूरे रिएक्शन को देखूं तो यहां एसिटेट से उसने लिया और उसको ट्रांसफर करके दूसरे इलेक्ट्रोड पे H+ के थ्रू उसको दे दिया। तभी तो नेट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। हाफ रिएक्शन दोनों जोड़ो तो ये तुम्हें कंप्लीट रिएक्शन दिखाई देगा। कहोगे सर सब तो दिख गया, NaOH नहीं दिखा। नहीं दिखा क्या, Na+ एंड OH- बचे रह गए, H+ तो गायब हो रहा है, तो क्या बन गया,
N। ये था पूरी कहानी इलेक्ट्रोलाइसिस के मैकेनिज्म की। आई होप कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, नहीं तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके बिठाना है, नहीं भी बैठा होगा तो घर जाके इसको बिठाना है, ठीक है। सो वी आर डन विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कहानी अभी बची हुई है। रिएक्शंस में ज्यादा दम नहीं है क्योंकि अल्केन जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, तो उनके 6-7 रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादा दमदार नहीं है। एक ही है ढंग का रिएक्शन, इसको पढ़ना है, बाकी मोस्टली याद करने वाले हैं। तो अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपका रिएक्शन ऑफ अल्केन एंड ऑफ कोर्स प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको रीड क्या करना है, प्रॉपर्टीज, एंड अब आप थोड़ा पढ़ के भी आओ एनसीईआरटी पहले से, ओके। ये सारी चीजें पढ़ के आओगे, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।